कक्षा की एक बार पुनः शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले अब मैं ये कह सकता हूं कि शुभ संध्या। शुभ दोपहर से हम लोग आगे निकल चुके हैं और संध्या में प्रवेश कर गए हैं। जानकारी में है कि हम लोग बीपीएससी पीटी के दृष्टि से, हालांकि मेंस के रूपों में भी कई बिंदुओं पे महत्व है, इंटरव्यू के दृष्टि से भी है। वो तो परिचर्चा है। इंटरव्यू एक बातचीत की कलात्मक माध्यम है कि कैसे आप अपने सीनियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सब जितना जल्दी सीख सकिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसी क्रम में हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ज्योग्राफी में मैंने बताया भी कि 3 भाग हैं। भारत का भूगोल है, उसी के ऑब्लिक में बिहार का भूगोल। जो चैप्टर आप भारत में पढ़ रहे हो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। दूसरा भाग भौतिक भूगोल है और तीसरा विश्व का भूगोल है। क्वेश्चन के महत्ता के दृष्टि से मैंने बताया कि 20 से 23-24 क्वेश्चन तक मैक्सिमम अभी तक पूछे गए। पिछले बार भी 23 क्वेश्चन करीब पूछे गए थे और लगभग 18-19 क्वेश्चन का संबंध या 20 क्वेश्चन का संबंध आपकी भारत के भूगोल, बिहार के भूगोल और विश्व के भूगोल से है। विश्व का भूगोल तो कम ही रहता है, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी हमें चाहिए। और मैंने कहा भी कि जितने भी सामयिक इशू हैं उसको भौगोलिक कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मैप के बाद, मैप के साथ आप देखते होंगे कि कोई भी चैप्टर ज्योग्राफी में मैं मैप को सामने रखता हूँ, क्योंकि मैप के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि किशनगंज कहाँ है और पूर्णिया कहाँ है, वेस्ट चंपारण कहाँ है या नवादा किधर है। नहीं, तभी आपको जब मैं कहूँगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या होगा? ये आपका उत्तर का क्षेत्र, ये आपका पूर्वी का क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी मतलब इधर का क्षेत्र। दक्षिणी तो आपको पता होगा कि नवादा, बांका, ये जमुई वगैरह का क्षेत्र सब तो काफी महत्वपूर्ण है। जमुई तो सोना के लिए लगातार क्वेश्चन बिहार में पूछे जा रहे हैं। अभी कल की परीक्षा में भी सेकेंड शिफ्ट में जमुई पूछा गया कि जो हाँ स्वर्ण के अधिकतम भंडारण का पता चला है। तो इस दृष्टि से इन सब चीजों को जानकारी आपको रखनी है। बिहार के वनस्पति को भी, हमारा चैप्टर अब है बिहार की वनस्पति, और बिहार के वनस्पति को भी उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे भारत की वनस्पति को आपने पढ़ा। लेकिन चूंकि वनस्पति के जो क्लासिफिकेशन है वर्षा के आधार पे, उसको तो आपने पढ़ा ही है। उसके फीचर को आपने जाना। अकेला आपको जानना क्या है कि सदाबहार वनस्पति है तो बिहार में कहाँ पे सदाबहार वनस्पति है। क्योंकि आपकी जानकारी में है कि भारत में जो सामान्य वर्षा है, औसत वर्षा है, वो 125 mm के आसपास है। तो 125 mm के पास है और सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज के क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में समय समय पर दर्ज की जाती है। तो कहने का मतलब साफ है कि वर्षा के आधार पर ही हम वर्गीकरण करते हैं वनस्पति का। तो बिहार में भी हम उसी आधार पर चलने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं बिहार की वनस्पति। बिहार की वनस्पति लिखेंगे। भारत की वनस्पति की तरह ही, भारत की वनस्पति की तरह ही भारत की वनस्पति की तरह ही भारत की वनस्पति की तरह ही बिहार के वनस्पति का वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार वर्गीकरण का आधार, ठीक है। वर्गीकरण का क्या आधार है? वर्षा है। वर्षा है। वर्षा है। वर्षा है। ठीक है। क्या है? वर्षा है। उल्लेखनीय है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल, उल्लेखनीय है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल
94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है और उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है। और उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि पश्चिम चंपारण को छोड़कर उत्तर बिहार उत्तर बिहार उत्तर बिहार उत्तर बिहार प्राकृतिक वनों से उत्तर बिहार प्राकृतिक वनों से रहित है। प्राकृतिक वनों से रहित है। शिवालिक के नेक्स्ट पॉइंट, शिवालिक के क्षेत्र में हमारा पश्चिम चंपारण किस क्षेत्र में पड़ता है? पढ़ाए थे ना सब ज्योग्राफिकल फीचर, इसीलिए पढ़ाए थे पहला दिन। तो शिवालिक के क्षेत्र में पश्चिम चंपारण शिवालिक के क्षेत्र में पश्चिम चंपारण में ही ताल के वन पाए जाते हैं। ताल के वन पाए जाते हैं। ताल के वन पाए जाते हैं। जबकि जबकि उत्तर बिहार में उत्तर बिहार के अतिरिक्त, मतलब उत्तर बिहार में केवल पश्चिम चंपारण है। दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार के अतिरिक्त दक्षिण बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, 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 मुंगेर, जमुई इत्यादि में वन की प्रचुरता है। वन की प्रचुरता है। वन की प्रचुरता है। वन की प्रचुरता है। बिहार में सबसे अधिक पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं। बिहार में सबसे अधिक पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं। और संरक्षित वन की संख्या अधिक है। और संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड वन, संरक्षित वन की संख्या अधिक है। उसके बाद आरक्षित वन क्षेत्र है। उसके बाद आरक्षित वन क्षेत्र है। आरक्षित वन क्षेत्र है। आरक्षित वन क्षेत्र है। भूलेंगे नहीं कि बिहार में फॉरेस्ट 7.27% है। बिहार में फॉरेस्ट वन 7.27% है।
7.27% है। ये एकदम बेसिक फैक्ट है जो आपको याद करके रखना है। इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे कि पूछेगा उत्तर बिहार में कौन सा ऐसा जिला है कि जहां पर सबसे अधिक वन है, तो पश्चिम चंपारण है, साल वन भी है, ठीक है, जो लिखे भी हैं। और दक्षिण बिहार तो ऐसे भी वनों के क्षेत्र के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इस क्रम में जो डिस्ट्रिक्ट लिखाई गई, और मुख्यतः हमारे यहाँ पर्णपाती वन है, मानसूनी वन है, अभी कुछ देर पहले लिखे भी थे। अब इस मानसूनी वन के भी, पर्णपाती वन के भी दो टाइप हैं। एक आर्द्र है जिसमें थोड़ा पानी अधिक होता है, जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी में ये जो बेल्ट है, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, ये जो सोमेश्वर की पहाड़ी का जो बेल्ट है, यहाँ पानी ज्यादा होता है, तो यहाँ आर्द्र पर्णपाती होगा। और शेष सभी में क्या है, जहाँ पानी कम होगा वहाँ कौन सी वनस्पति होगी, शुष्क वनस्पति होगी। कहीं थे अभी, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर, और 100 से नीचे 70 से ऊपर उसको शुष्क कहते हैं। तो लिखेंगे भारत में, सॉरी, बिहार में पर्णपाती वनस्पति दो प्रकार के हैं, कैसे समझ गए तुम, कैसे समझ गए कि हमको चाय की तलब है? वेरी गुड। हम अभी इसको कहने ही वाले थे, कमलेश जी को कहिएगा, अब तक कमलेश जी का दर्शन हो गया। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। बिहार में पर्णपाती वनस्पति के दो टाइप हैं। एक आर्द्र, लिखिए आर्द्र, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, तो अंग्रेजी में कहते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। जो कहाँ पाई जाती है, जहां वर्षा अधिक है, ठीक है, 100 से 200, आपके ये जो क्षेत्र है, कहाँ गया, ये जो क्षेत्र है, यहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ आर्द्र पाई जाएगी। मतलब तराई ऑफ नेपाल, नेपाल की तराई सोमेश्वर की पहाड़ी में वर्षा वन का प्रकार कैसा होगा, आर्द्र पर्णपाती होगा। तो लिखेंगे आर्द्र पर्णपाती में नेपाल की तराई में ऑब्लिक सोमेश्वर और दून के वन क्षेत्र में, सोमेश्वर और दून के वन क्षेत्र में। कोई आवाज आ रही है कहीं से? इधर से? क्या लोग सिनेमा चल रहा है क्या? हाँ, कहा थे हम लोग? तो नेपाल की तराई सोमेश्वर और दून की श्रेणी में, पहला दिन सब पढ़ाए हैं, इस श्रेणी में आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और पूर्वी मध्य क्षेत्र में एवं दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी, और पॉइंट नंबर 2, और पूर्वी मध्य क्षेत्र में एवं दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, जैसे अमलतास, पलास, शीशम, महुआ, खैर, लिखे हो ना सब, लिख लो फिर। जैसे पलास, पलास को जानते हो, जंगल की आग कहते हैं। पलास होता है पीला रंग का, ऊपर से जब देखोगे फ्लाइट से तो लगेगा कि जंगल में आग लगी हुई है,
ठीक है, क्योंकि जब प्लास ऐसे ऐसे चलता है, मतलब जब हवा के साथ बहता है, तो ऊपर से या दूर से दिखाई देगा कि अरे ये तो जंगल में आग लग गई है, लेकिन है क्या वो प्लास। ठीक है, तो पलास के पौधे को हम लोग जंगल की आग भी कहते हैं। कॉपी के ऊपर में जगह है तो लिख लो, पलास के पौधे को जंगल की आग भी कहते हैं, जंगल की आग भी कहते हैं। जंगल की आग भी कहते हैं। ठीक है, पलास के पौधे को जंगल की आग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो दो प्रकार की वनस्पति हो गई पर्णपाती। एक आर्द्र, जो 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो गई, जहां जैसे नेपाल की तराई में, सोमेश्वर और दून के श्रेणी में। पश्चिम चंपारण किस में आता है? इसी में आता है। और दूसरा वनस्पति कहाँ है? दूसरा वनस्पति हुआ शुष्क, जो दक्षिणी के क्षेत्र में है। हालांकि इस शुष्क वनस्पति के क्षेत्र में कैमूर में सबसे अधिक वनस्पति पाई जाती है। पूरे बिहार में सबसे अधिक फॉरेस्ट कहाँ है? कैमूर में है। और याद रखिएगा, सबसे कम शेखपुरा में है। नोट में लिख लो, तथ्य है। बिहार में, नोट में लिखो, बिहार में, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर में, और सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम शेखपुरा में पाई जाती है। शेखपुरा में पाई जाती है। शेखपुरा में पाई जाती है। ठीक है, तो तथ्यों के दृष्टि से बिहार की वनस्पति क्या हो गई? समाप्त हो गई। और बिहार की वनस्पति में इतनी बात याद करके रख लीजिए, तो आपका काम क्या है? पश्चिम चंपारण याद रख लीजिए, कैमूर याद रख लीजिए, और साथ में कैमूर के साथ साथ शेखपुरा याद रख लीजिए। आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती, इस दोनों का और एग्जाम्पल तो ऊपर में लिख ही लिए है। तो ऑलरेडी आपका ये बिहार की वनस्पति समाप्त हो गई। वनस्पति से जुड़े हुए उसका जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, अभी बताए भी कि बिहार में प्रोटेक्टेड वनस्पति अधिक है, जो संरक्षित वनस्पति है। और एक वनस्पति होती है आरक्षित। जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं वहां पर हम उसको, नाम से ही स्पष्ट है, आरक्षित। और तीसरा होता है अनक्लासिफाइड। तो बिहार में प्रोटेक्टेड जो वनस्पति है वो अधिक है, उसके बाद जो रिजर्व है वो है, और उसके बाद आपकी जो अनक्लासिफाइड है, स्वाभाविक है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि हम वनस्पति के क्षेत्र में कई तरह के वन संरक्षण की नीति भी अपनाते हैं। एक सीटू और इन सीटू, ये दो पॉलिसी होती है। ठीक है कि नहीं? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीटू और इन सीटू दो पॉलिसी होती है। इन सीटू पॉलिसी होती है कि जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में संरक्षण दे। और एक सीटू होती है कि हम टाइगर को कहीं पर हम ले जा सकते हैं। हर जीव जंतु हर जगह जा भी नहीं सकता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन कुछ जीव जंतु को हम दूसरे दूसरे क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी बिहार में टाइगर, दूसरा टाइगर रिजर्व भी कैमूर में बन रहा है। इसी क्रम में पहला वाल्मीकि नगर में है, 1985 के करीब में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो उस जो वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के जो क्षेत्र हैं, वो क्या हमारा वन संरक्षण क्षेत्र भी है। तो उस दृष्टि से उन चीजों, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा भी कि पहली वन नीति के मुंशी, जो वन महोत्सव के प्रणेता भी थे, उनके सौजन्य से 1952 में फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई, जिसका संशोधित रूप 1988 में देखा गया। अभी लिखे भी थे कुछ देर पहले बूस्टर फैक्ट में। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे? सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह थे कि 33% वन्य क्षेत्र न्यूनतम पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए आवश्यक होगा। ये पहली चीज थी, और इसको किसी भी स्थिति में भूलना नहीं। तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि
वन संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास, निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जैसे पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है 1985, 1985, 1985, जहां हमने क्या किया, टाइगर रिजर्व भी फर्स्ट, बिहार का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, लिखेंगे बिहार का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है 85/89 कर दीजिए। 85/89 का मतलब समझे? इसके बीच में नहीं रे बुढ़पा। 85 में निर्णय लिया गया और 89 में एक्टिव हो गया, तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। कोई आसपास विकल्प नहीं दिया, 1975, 1989, 1999, तो स्वाभाविक है, ठीक है कि नहीं। 1985 दे दिया तो स्वाभाविक है। और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आसपास विकल्प नहीं देता है, लंबा लंबा विकल्प देता है। तो आपको इसीलिए मैंने लिखा है कि दोनों चीज लिख लो, 1985 ऑब्लिक, ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में। किसी ने अभी कहा, मैंने पूछा कि क्या इसका मतलब क्या है, समझे? कहता है सर दोनों के बीच में, ये थोड़ी है। लेकिन इसने कहा कि 85 में सर लगता है निर्णय और 89 से काम करना शुरू होता भी है, कि जैसे रामसर संधि हुआ 71 में हुआ, लेकिन 3 साल के बाद उसका क्या हुआ, होता भी यही है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिख रहे थे? वाल्मीकि, अभी आंकड़ा भी था शायद 48 की 47 बाघ देखे गए थे, कहीं आंकड़ा भी मैंने देखा था बाघ का, ठीक है कि नहीं। तो बाघों की संख्या जब परीक्षा देने जाइए, तो बिहार विशेष में जब बाघों की संख्या पढ़ाएंगे, कभी होता है नहीं कि परीक्षा भी है तो अन्य बातें हैं। ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी मैं भेजता रहता हूँ, ठीक है। बीपीएससी वाले टेलीग्राम, लक्ष्य बीपीएससी टेलीग्राम में जाइएगा, लिंक हम समय से पे भेजते रहते हैं। उसमें भी हम इस छोटे छोटे तथ्यों से, कभी समाचार पत्र में आ जाता है तो मैं उस कटिंग को आप तक पहुंचा देता हूं। तो थोड़ा सा कंसस रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे लिखिएगा। हाल ही में बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ, क्या मूड में स्थापित करने का फैसला लिया गया। स्थापित करने का फैसला लिया गया। फैसला लिया गया। ये हाल का है, इसलिए अगले साल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, टिक लगा लो। अररिया में पक्षी विहार, अररिया में जो संजय गांधी उद्यान के बाद अररिया में एस्टेब्लिशमेंट है। जमुई वगैरह में पक्षी कर्लब वगैरह महोत्सव होते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान। गोगाबिल में पहला कम्युनिटी रिजर्व एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये सब बहुत ही, जैसे भी मैंने कहा है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डेवलपमेंट किसी भी राज्य में यदि हो रहा है तो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए, और जितना रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आगे लिखिएगा। तो दूसरा है संजय गांधी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 1969, 1969, और गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है।
1969 गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अररिया में भी, यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। दोनों हो गया तम कंप्लीट। और ये क्वेश्चन भी आपसे बीपीएससी कैंसिल जो हुआ था 67वां में, तो 67वां में कैंसिल के बाद क्वेश्चन जो एक ही सेंटर के लिए शायद हुआ था तो परीक्षा में पूछा भी था, और उसी के बाद बीपीएससी में गुणात्मक बदलाव हुए, और आज बीपीएससी विश्व का, भारत का सबसे विश्वसनीय आयोग के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। एक साल में जितनी चेंज जो पीपुल ओरिएंटेशन में, स्टूडेंट ओरिएंटेशन में देखा मैंने, तो 3 दशक से मेरी नज़र है स्वयं कभी विद्यार्थी जीवन में, और इसके बाद तो तीसरा दशक मेरा तो शिक्षक के जीवन में चल रहा है। तो 3 दशक में इतने व्यापक बदलाव मैंने कभी नहीं देखे। टेक्नोलॉजी का उपयोग, कॉपी, नंबर, मार्कशीट, आंसर शीट, सभी बिंदुओं पे एकदम कसरत। अब तो अभी टीचर वाला शायद जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन आंसर शीट भी जारी कर दिया। नहीं तो ये सब क्या है, ये सब बहुत पहले पता ही नहीं चलता था कि बीपीएससी क्या आंसर सेट किया। आप अपने मन से सोच रहे 125, ठीक है कि नहीं, आपको अपने मन से सोच रहे थे। अब तो कम से कम यह है ना कि बीपीएससी ने आंसर जारी किया 115 तो 115, तो आप जवाब भी प्रस्तुत करते हैं कि भाई मेरा क्यों नहीं, आरटीआई में मांगते हैं तो पता चलता है कि 10 ठो क्वेश्चन आप भरे ही नहीं थे, आप सोच रहे थे कि हम भर दिए। अभी हुआ टीचर में, कहा कि सर हम 78 बनाए थे, मिला करके आए हैं सर, 67 पे हुआ है, 65 पे हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो जब मांगा तो पता चला कि 10 तो भरे हुए नहीं किया है, ठीक है। मन ही मन लगा कि भर दिए, होता है नहीं कभी कभी कि भर दिए, मन ही मन लगता है, तो नहीं भाई ये सब तो अब आपका सब कुछ क्या है। अब आपके अभी क्या कहा मैंने कि मेंस का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लगता है ना कि हम कब बहुत अच्छा लिखे थे, अब आप मेंस का डाउनलोड करा के अपने मार्गदर्शक से दिखवा लीजिए, ठीक है कि नहीं, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ठीक है, कितना नंबर देगा कितना नंबर नहीं देगा। कई छात्र छात्राओं को मैं कहता भी हूँ, और उसी के अनुरूप 5 नंबर से 10 नंबर ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जितना कह देते हैं, चूंकि बीपीएससी जीएस सेकंड पेपर में दिल खोल के नंबर नहीं देता है। जैसे जैसे फर्स्ट पेपर में जो है 180, 85, 90, 95, 200 तक मेरे छात्र लाए हैं, लेकिन सेकंड पेपर में 104, 50, 45, 55 के बाद दम तोड़ देता है। तो जो एक होता है उस तरह से नंबर नहीं देता है। तो उसी आलोक में जो बीपीएससी का ट्रेंड है उसी आलोक में नंबर देते हैं हम भी, और लगभग उसी के आसपास रहता है, ठीक है कि नहीं। ऑप्शनल में क्योंकि बीपीएससी में एक ट्रेंड है कि पहले था कि एक खास सब्जेक्ट के प्रति संवेदनशीलता रहती है, कभी ज्योग्राफी हिट हो जाती है, कभी पब्लिक एड हिट हो जाता है, कभी हिस्ट्री हिट हो गया, जैसे पिछले बार हिंदी और सोशोलॉजी हिट हो गया। अब स्वाभाविक है कि हिस्ट्री और पब्लिक एड में बहुत अच्छा लिखा 130, सोशोलॉजी में बहुत खराब लिखा 180, बहुत खराब लिखा तो 180। ऐसी स्थिति में 50 नंबर गैप फुलफिल नहीं हो पा रहा था। कई लड़के 5 नंबर 7 नंबर, जो लड़के टैलेंट, अभी एक निशांत फोन किया था कुछ देर पहले हमको, ठीक है कि नहीं, वो लड़का यूपीएससी कंपीट करने लायक है। क्या लिखता है, कॉपी वॉपी कभी भेजता है, कभी ऐसे वगैरह यूट्यूब लाइव वाले पे भी उसको जोड़ के वो जुड़ा हुआ है, और जो क्वेश्चन भेजते हैं, और एकदम क्योंकि नौकरी करता है, रात में 12 बजे भेजेगा और बड़े अच्छे से वो लिखेगा, गुड इवनिंग सर, बात करना चाहते, यदि मुझे इच्छा हुई तो बात किए, नहीं तो फिर मैं कह देता हूँ कल इस टाइम में बात कर लीजिएगा, कॉपी पढ़ लेते हैं। और क्या बढ़िया लिखता है, क्या प्रेजेंटेशन उसमें, जो जहाँ पर सुधार की जरूरत होती है कहते हैं कि यहाँ पे उतना फैक्ट मत लिखिए, थोड़ा लंबा हो गया। जब नॉलेज ज़्यादा रहता है तो कई बार क्वेश्चन भी बहुत, आंसर भी बहुत लंबा हो जाता है। तो आप तो अपना बेस्ट लिख दिए, लेकिन उतना परीक्षा में लिख पाइएगा कि नहीं 20 मिनट 22 मिनट में, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो हमेशा नोट्स ऐसा बनाइए कि ऐसा नहीं कि 16 पन्ना वाला नोट बना लिए,
16 पन्ना वाला नोट लिख पाइएगा कभी 23 मिनट में, 25 मिनट, कभी नहीं लिख पाइएगा। तो नोट ऐसा बनाइए। अब तो देखोगे कॉपी देखोगे कि फिक्स कर दिया है, क्वेश्चन भी फिक्स है, उसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और पन्ना भी फिक्स है। पहले हम लोग के समय में था ना, हम लोग जब बीपीएससी वगैरह देते थे, मैं दिया फर्स्ट टाइम 39th का भी इंटरव्यू जब दिया, तो 1.5 घंटा में मैंने 26 पन्ना लिख लिया, जो था 28 पन्ना। इसका हम कहे कॉपी सर प्लीज, और एक बार चारों तरफ देखे, कौन देख रहा, सब देख रहा है कि बाप रे, आज ही जो है कमाल कर दिया, 1.5 घंटा में ले लिए। फिर आधे घंटे के बाद, फिर आधे घंटे के बाद, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से खूब मोटा, ठीक है कि नहीं, खूब मोटा क्या हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है कि नहीं। और जो दिए, जो दिल्ली से हम लोग, बिहार के जो दोस्त लोग थे, कहे कि बाप रे बॉस, आपका तो टॉप करना एकदम तय है, इतना बढ़िया आप लिखे हैं, इतना मोटी कॉपी, हम लोग तो एक ही कॉपी नहीं भर पाता है। हम कहे पढ़िए ठीक से, ठीक है, लिखिए खूब, हम लोग खूब लिखते थे, ठीक है कि नहीं। पेपर जो आप पेपर पढ़े हैं उसको फिर रीराइट करते हैं। आज भी लड़कों को सलाह देते हैं कि लेखनी सुधारना है तो पेपर का जो एडिटोरियल है उसको 50 दिन लिखो और फेंको, 51वां दिन से हमको दिखाना शुरू करो, ठीक है, 51वां दिन से हमको दिखाना पीछे पढ़ के शुरू करो। लेकिन एक आध दो तीन चार लड़का, शंकर वगैरह सब दिखाता है, कवि शर्मा जी सब दिखाते हैं, अदरवाइज आप लोग दिखाते भी नहीं है। अगल बगल में ये सब बच्ची सब रहती है, इन लोग को फुर्सत कहाँ है, पानी भरने से पहले फुर्सत हो जाए तब ना, ठीक है कि नहीं। अरे मास्टर का उपयोग करना सीखो, ठीक है कि नहीं, उसको दिखाओ, छोड़ दो टेबल पे छोड़ दो, हमको जब मौका मिलेगा तो मैं देख ही लूंगा, तब ना राइटिंग सुधरेगा। और जब तैयारी कर रहे हैं कमीशन का, एक तो होता है कि कोई डिग्री कोर्स बीएड, ये तो डिग्री कोर्स है नहीं कि 2 साल का पाठ्यक्रम करके निकलिएगा और आपको डिग्री देंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें तो है कि जब तैयारी कर रहे हैं तो हमको compete करना है, तो compete करना है तो हमको सबसे आगे रहना है। तो ये चीज अपने अंदर लाइए कि हमको सबसे आगे रहना है। लिखो आगे, क्या लिखे, संजय गांधी, अररिया, हो गया। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन संस्थान, तो लिखेंगे विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। कल मेरी बातचीत भी हो रही थी, ये जो है स्वाभाविक है, गांगे मतलब गंगा नदी पर है। और कल मैं पढ़ा भी रहा था, जिसमें मैंने बताया भी था डॉल्फिन के विषय में, भागलपुर में, ये कहाँ है, ये भागलपुर में है। और एक ऐसा राज्य है जो एक्वेटिक, उसको डॉल्फिन को एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है, आसाम। मैंने ये भी कहा कि भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन कब घोषित किया गया, 2009 में। सब बताए हुए हैं, सब लिखवाए भी थे, बोले भी थे, ठीक है, रिकॉर्डिंग किया हुआ है, लेकिन अभी भेजेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आप जब रिकॉर्डिंग भेज देते हैं तो रिलेक्टेंट हो जाते हैं, अच्छा रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, भेजेंगे ही नहीं आप, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिए कि क्लास कीजिए, अच्छे से कीजिए, जाकर घर पे हाँ भेजते हैं। चंदन जी कितना बढ़िया नोट्स बनाता है, सो देखो, कल भी पीडीएफ भेजे थे, कल पीडीएफ भेजे थे ना, ठीक है कि नहीं, क्या बढ़िया, एक एक पन्ना को क्या, और सब क्लास में ऑनलाइन बैठ करके लिख रहा है, एकदम कितना बढ़िया से उन चीज़ों को लिखता है। वो राइटिंग वो यही ठीक से लिख देगा मेंस में तो बहुत अच्छे रैंक में रहेगा, लेकिन लिखता कम है। इनोवेटिव तरीके से, एक होता है कि हम दिए तब लिखे, कुछ अपने से भी पेपर वाला जितना भी एडिट, जितना भी नवीनतम कंटेंट है या क्वेश्चंस है उसको लिखिए, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे इश्यूज तो आपके सामने हैं, उस सारे इश्यूज को आप लिखने की प्रयास कीजिए, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग, हो गया, कहाँ है ये, भागलपुर में, तो इसके आगे ज्यादा लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट, और लिख बता ही दिया कि डॉल्फिन किस स्टेट का है, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित हुआ। नेक्स्ट, हाँ, फिर लिखिएगा, यह ये लिख दें, बिहार का, बिहार का ये जलीय अभ्यारण्य है, विक्रमशिला बिहार का जलीय अभ्यारण्य है। जलीय अभ्यारण्य है।
एक डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुला पटना में, जिसको भागलपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। लिखेंगे हाल ही में नोट, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान पटना में खोले गए। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान पटना में खोले गए। पटना में खोले गए, पटना में खोले गए, जिसे कालांतर में भागलपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिसे कालांतर में भागलपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कालांतर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य में लिखेंगे नक्की डैम पक्षी अभ्यारण्य। नक्की डैम, नक्की डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है ये? जमुई में। जमुई 1987। जमुई 1987। इसके बाद क्या है भाई? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। बताओ उदयपुर कहाँ है? राजस्थान। गधे का गधे रह जाओगे। हम पढ़ा रहे हैं बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें उदय इसीलिए ना पूछे हैं कि कहाँ है। कहाँ है जी? पश्चिम चंपारण। तो लिखेंगे पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, टिक लगाओ। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में। उसके बाद नक्की डैम लिखी दिए, वाल्मीकि लिखी दिए ना? वाल्मीकि हो गया? नहीं लिखे? हाँ, महान है साहब आप, अभी नहीं लिखे हैं वाल्मीकि। इसके बाद नक्की हो गया। नागी, नागी डैम, नक्की नागी दोनों एक ही है, अलग अलग नाम है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई। जमुई। परेला, परेला ऑब्लिक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। परेला, परेला सलीम अली, परेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली। वैशाली। एकदम याद रहना चाहिए। बरेला, उदयपुर, भीम बांध, वाल्मीकि, नक्की, नागी। ठीक है, ये सब ऐसे अभ्यारण्य है जो जिला वाइज ध्यान रहना चाहिए। और इसी क्रम में है भीम बांध। लिखो भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर। मुंगेर, मुंगेर। और आज के अंत में लिखेंगे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में, गया में है। गया में है। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वन के क्षेत्र में, अब सर्वे आ रहा है बिहार का। सर्वे जब 31 जनवरी को आएगा तो फिर उसको एक दृष्टि से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। और
फरवरी के प्रथम सप्ताह में उन सारे बिंदुओं को स्पर्श हम करेंगे, इसीलिए इकोनॉमिक जब इधर मैं शुरू करूंगा तो वो जनवरी के लास्ट तक वो चलेगा, जिससे कि इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो उसको हम मूर्त रूप दे सकें। तो ध्यान रखिएगा। और तब तक मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं कर ही दिया, एंशिएंट और मेडाइवल है तो उसको निकट भविष्य में हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का या हिस्ट्री की जो ऑफलाइन कक्षा है वो उसको भी दिया जाएगा। लेकिन जितना बार आप मॉडर्न देख लो, अभी जितनी परीक्षा हुई है बीपीएससी अभी कई परीक्षा एक सप्ताह में लिया है, एक भी क्वेश्चन उसके बाएं और दाएं नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस उस क्लास से संबंधित है। कल भी आपसे पूछा गया कि जो सबसे कठिन क्वेश्चन में से था कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने लिखा था, उसमें भी मैंने वर्णन दिया है कि जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया था और जो भेजा था उसने कहा था कि सर महात्मा गांधी विकल्प में नहीं था। ठीक है कि नहीं, मतलब महात्मा गांधी या तो बाद में ना खंडित खंडित करके लोग क्वेश्चन भेजे हैं। क्वेश्चन एक होता है वन लाइन करके भेजना, तो वन लाइन से तो पता नहीं ना चलेगा कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है कि नहीं। तो जब कोई भी चीज़ भेजिए तो पूरी पूरी तरह से भेजेंगे तो उसका आंसर बनाने में आसानी होती है। हालांकि फिर मैंने संशोधन करके 4-5 क्वेश्चन के आंसर को बाद में कह दिया है कि ये क्वेश्चन को जो मैं देखा हूँ उस आधार पे इसका आंसर ये होगा। जैसे भारत छोड़ का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू विकल्प में था तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा। जैसे सबसे उत्तर का बिंदु, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल में है बायोस्फीयर में, तो वो अभी बताएंगे भी। ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका विकल्प। तो स्वाभाविक है कि विकल्प के अनुसार आंसर क्या होता है। यदि कोल्ड डिजर्ट नहीं देगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, नंदा देवी। ठीक है, वो तो विकल्प के अनुसार आंसर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए कंप्लीट क्वेश्चंस रहता है तो विकल्प बनाने में मतलब आंसर देने में ठीक होता है। मूल में आ जाइए। लड़का सब चुटुक्का पे कोई 20 ठो भेजा, जिसको वो भी तब जब मैंने 7:30 बजे जब क्लास से निकला, लड़का आंसर मांग रहा था। हम कहे क्वेश्चन भेजोगे तब ना आंसर देंगे, क्वेश्चन तुम लोग भेजे नहीं करते हो, आंसर दे दीजिए, तो कहाँ से क्वेश्चन देंगे हम। ठीक है कि नहीं। तब सब अपना चुटुक्का में लिख लिख के भेजा। ठीक है कि नहीं, कोई 15 ठो भेजा, कोई 25 ठो, सबका कंपाइल करने में कितनी कठिनाई होती है। ठीक है कि नहीं। तो बाद में कंपाइल करके मोर और लेस 94, 95, 96 क्वेश्चन दे ही दिया। सेकेंड शिफ्ट का आज फर्स्ट शिफ्ट का भी दे देंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को भी देखिए, तथ्यों के दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बरेला पढ़ा आपने, आपने भीम बांध पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे बिंदु के साथ हमारी आज की यह परिचर्चा समाप्त होती है। लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले लिखो, देखो वन से संबंधित जितने भी दिवस हैं, प्रजावन से संबंधित जितने भी दिवस हैं, सबको अच्छे से कर लो, वो काम देगा। तो लिखेंगे वन और प्रजावन से संबंधित दिवस। सबसे पहला होता है मार्च में, कितना मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। पहला लिखो, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च हो ना, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। उससे ही पहले होता है एक आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, 2 फरवरी। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 वो भी पूछा था। हाँ हाँ, वो भी पूछा था। पृथ्वी दिवस, अच्छा बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस का तारीख अलग है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तो ये तो हुआ पृथ्वी दिवस वैश्विक स्तर पे। अब बताओ बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएंगे। नाम तो सुना ही होगा, राहुल, कोई नहीं। 9 अगस्त को, तो लिखेंगे बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। बिहार पृथ्वी दिवस
9 अगस्त, 9 अगस्त याद करना होगा, बैठ करके थोड़ा मेहनत करनी होगी, ठीक है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। नेक्स्ट, बिहार जैव विविधता दिवस, शायद अभी बताए भी थे हम, कितना, 22 मई, 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 5 जून। अभी लास्ट में एक लाइन भी लिखा देंगे कि जिस साल जो दिवस है महत्वपूर्ण, उसका सेंट्रल थीम भी याद रखिएगा, क्योंकि 30 सितंबर को परीक्षा होगी, तो 5 जून 2024 को जो विश्व पर्यावरण दिवस होगा, तो उसका सेंट्रल थीम याद रखिएगा। हालांकि उस दिन तो हम बताते ही हैं, लेकिन फिर भी अपने स्तर से भी उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कीजिएगा, ठीक है कि नहीं। अब लिखेंगे, हो गया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन का सबसे जिम्मेवार गैस CFC, कल भी पूछा था, ओजोन का सबसे जिम्मेवार गैस कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का क्या नाम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट का रिकॉर्ड का संबंध अभी बताया ना जी, आर्द्र भूमि, इस कान से सुनते हैं, तुमको छोड़कर इस कान से निकाल देता है। याद करो, टेंशन लो, ठीक है, थोड़ा सा टेंशन लीजिएगा तभी याद रहेगा। घर पे जाके आज की बात आज ही हो जानी चाहिए, 1-2 बार कम से कम। एक बार अभी आधा घंटा में जाइए चाय वाय पी करके, फिर एक बार पढ़िए, फिर रात में सोते समय, सुबह उठते समय, देखो कि 90% तुम्हारे पास है कि नहीं है, निश्चित रहेगा। छोड़ दीजिएगा तो क्या रहेगा, वही 50-150 में 60। तब इससे अच्छा मत तैयारी करो। कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा कहेंगे द बेस्ट, उसमें नीचे कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सीट रहती है, सैकड़ों में बैठते लाखों लोग हैं, तो आपको द बेस्ट नहीं होइएगा सुपरलेटिव डिग्री में, तब तक तो कहीं ना कहीं फंसिएगा, ठीक है कि नहीं। डिग्री कोर्स तो है नहीं, मेहनत करनी होगी उसमें, टेंशन लेना होगा। टेंशन ले रहे हैं ना, देखिए वो खड़ी है उस समय से, नहीं खड़े हैं कि नहीं है, तुम्हारा काम है कि तुमको तो बैठ करके पढ़ना है, लगातार खड़े रहना, लगातार बोलना, समझाना, मतलब एकदम ग्रास रूट के लेवल पर जाके बताना। तब भी नहीं याद कीजिएगा तो क्या मतलब है, किताब थोड़ा पढ़िए ना, कितना कठिन लगता है कोई भी चीज, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए, हो गया, और क्या हो गया, हो गया, इतनी काफी। एक डॉल्फिन दिवस भी लिख लो आजकल, 5 अक्टूबर को, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, डॉल्फिन। नेक्स्ट पोस्टर फैक्ट, बिहार सरकार राष्ट्रीय वन नीति का ही अनुसरण करती है। बिहार सरकार राष्ट्रीय वन नीति का ही अनुसरण करती है। राष्ट्रीय वन नीति का ही अनुसरण करती है। उल्लेखनीय है कि भारत में पहली वन नीति आजादी से पहले, उल्लेखनीय है कि भारत में पहली वन नीति 1894 में आजादी से पहले बनी थी। ये भी एनसीईआरटी में है, 1894 में बनी थी, 1894 में बनी थी, 1894 में बनी थी, ठीक है। और आजादी के बाद कब बनी, 1952 में। संशोधन कब हुआ, 1988 में। फिर लिखिए, बिहार में हरियाली मिशन, हरियाली मिशन
के तहत के तहत के तहत 2017 के अंत तक वृक्ष आच्छादन 2017 के अंत तक वृक्ष आच्छादन को बढ़ाकर 15% पे करना था। 15% पर करना था। 15% पर अभी 1 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने वाला एक ही दिन में आसाम है, और वृक्ष गणना कराने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य वृक्ष गणना करवाया है, उसका नाम है दिल्ली। तो लिख देंगे नोट, हाल ही में वृक्ष गणना कराने वाला वृक्ष गणना करने वाला पहला राज्य। क्या जी, सो रही हो क्या? वृक्ष गणना कराने वाला पहला राज्य दिल्ली है। पहला केंद्र राज्य नहीं, पहला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। पहला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जबकि आसाम में हाल ही में एक दिन में सबसे अधिक वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, कौन? नेक्स्ट में लिख देंगे बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना 2013-14 में शुरू किया गया था। 2013-14 में शुरू किया गया था। 2013-14 में शुरू किए गए थे। ठीक है। 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत हुई थी। 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी। कहाँ? बिहार में। ठीक है, तो इस तरह से इन बिंदुओं को आपने देखा तो बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट हैं जो हाल के समय में डेवलपमेंट हुआ, और अभी वक्त भी है 8-9-10 महीने में जो भी डेवलपमेंट होगा। एक तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ाया है, और जो वन रिपोर्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है, लेटेस्ट। इसीलिए मैंने पिछला जो वन रिपोर्ट है उसको क्या किया है,
रिपोर्ट दिया है तो लिख दो वन रिपोर्ट 2023 के मुख्य बिंदु, जब आएगा तो लिखिएगा कॉपी में, मेरे भरोसे रहिएगा। यस सर कहता है, यस सर। कौन कहा यस सर? नहीं सर, हम तो रहेंगे ही यार, ठीक है। ओके, तो बिहार का अलग लिखिएगा वन रिपोर्ट, अब भारत का अलग। अब आपका तीसरा फेज शुरू होता है। ये तो हुआ भारत का वनस्पति, बिहार की वनस्पति और उससे संबंधित मूल तथ्य। अब आइए भाग 3, रिकॉर्ड बंद करो फिर रिकॉर्ड शुरू करो। अच्छा बुलाओ उसको जी, ठीक है बुलाइए शर्मा जी। अब आता है तीसरा भाग कि भारत के जो वन संरक्षण की नीति है, उस वन संरक्षण की नीति में भारत का राष्ट्रीय अभ्यारण्य और भारत का बायोस्फीयर रिजर्व, सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े ना, जल जीवन हरियाली, बिहार पृथ्वी दिवस है ना, ठीक उसी तरह से जैसे हरियाली मिशन में पूछेगा बिहार सरकार ने तीसरे कृषि रोड मैप में, नहीं दूसरे कृषि रोड मैप में आ जाइए, हरियाली मिशन की शुरुआत की थी, उसके तहत कितने वृक्ष आच्छादन का लक्ष्य रखा था 2017 तक, तो कितना रखा था 15%। तो उसको ध्यान रखिए। इसको रिकॉर्डिंग बंद कीजिए फिर शुरू कीजिए, रुकिए।